हम पढ़ते हैं कि माइग्रेशन क्या होता है। देखो, माइग्रेशन का जो मतलब होता है वो होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। द प्रोसेस ऑफ अ बर्ड और अदर एनिमल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। बर्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना अकॉर्डिंग टू द सीजन इज कॉल्ड माइग्रेशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है माइग्रेशन। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ बर्ड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वन सीजन एंड रिटर्न इन डिफरेंट सीजन, इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्या कह सकते हैं, जब एक बर्ड एक सीज़न में एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है और दूसरे सीज़न में उसी जगह पर वापस आ जाता है तो उसे बोला जाता है माइग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इज़ एन अडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ दियर नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर सो एज टू सर्वाइव। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स जो है, माइग्रेशन करते हैं जो बर्ड्स, वह उनकी एक अडेप्टेशन है ताकि विंटर सीजन में वो अपने नॉर्मल हैबिटेट की हार्श और कोल्ड कंडीशन से बच पाएँ और सरवाइव कर पाएँ। आपको पता है कि अर्थ पर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ का क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वहाँ पर जब सर्दियाँ आती होंगी तो कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती होगी। तो वहाँ के जो बर्ड्स और एनिमल्स कुछ ऐसे हैं जो वहाँ से कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं। जब वहाँ पे सर्दियाँ आती हैं ना पोलर रीजन्स में, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है ना, इसलिए वो क्या करते हैं कि उस रीजन से कहीं और चले जाते हैं, उस एरिया से कहीं और माइग्रेट कर जाते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाएँ। व्हेन द विंटर सेट्स इन, जब विंटर स्टार्ट होती है इन द कोल्ड रीजन्स ऑफ द अर्थ के ठंडे इलाकों में जब सर्दियाँ पड़ती हैं, द क्लाइमेट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड इन दोज रीजन, तो क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है क्योंकि वैसे ही वो तो ठंडा इलाका है, जब सर्दियाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। द बर्ड्स विच नॉर्मली लिव इन दिस रीजन, जो बर्ड्स वहाँ पे नॉर्मली रहते हैं जो वहीं के हैं, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं टू द वार्मर प्लेसेस, गर्म स्थानों पर माइग्रेट कर जाते हैं अर्थ के, ताकि वो किससे एस्केप होते हैं, बचना, ताकि वो बच पाएँ एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर क्लाइमेट से और सरवाइव कर पाएँ, जीवित रह पाएँ। व्हेन द विंटर सीजन इज़ ओवर, जब विंटर सीजन ख़त्म होता है, दीज बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट इन द कोल्ड रीजन। जब विंटर सीजन ख़त्म होता है तो ये बर्ड्स वापस से उड़कर उसी जगह पर आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल हैबिटेट में वापस आ जाते हैं। ठीक है। द बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन टू वार्मर रीजन इन विंटर, जो बर्ड्स बहुत ज़्यादा ठंडे, ये होते हैं रीजन का मतलब होता है इलाके, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में मूव कर जाते हैं सर्दियों में, और फिर सर्दियां जब ओवर होती हैं तो वापस आ जाते हैं एंड गो बैक, वापस चले जाते हैं आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। जब सर्दियां ख़त्म होती है, ठंड ख़त्म होती है, तो वापस उसी स्थानों पर चले जाते हैं, कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। यानी माइग्रेशन करने वाले बर्ड्स को क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं वो हर साल कुछ फिक्स्ड टाइम के लिए माइग्रेट करते हैं, यानी कि कुछ उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस एवरी ईयर, हर साल वो दूर के स्थानों पर फ्लाई यानी उड़कर जाते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, क्योंकि जलवायु में चेंज होता है इसलिए वो हर साल कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दूर स्थानों पर चले जाते हैं। द पर्पज़ ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स इज़ टू सर्वाइव by escaping the extremely cold condition of their natural habitat and also for breeding। तो जो माइग्रेशन का पर्पज़ होता है, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, उनका पर्पज़ क्या होता है कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट की एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन से बच पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, और इनका उद्देश्य ब्रीडिंग भी होता है बाय लेइंग एग्स। India is one of the destinations of many of the migratory birds coming from very cold regions of the earth। इंडिया भी एक माइग्रेटरी बर्ड का डेस्टिनेशन है जहाँ पर हर साल बहुत ठंडे इलाकों से माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। जो एक मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड जो हमारे इंडिया में आता है हर साल कुछ महीनों के लिए, वो है साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन एक बर्ड का नेम है जो हमारे इंडिया में आता है कुछ टाइम के लिए।
साइबेरिया में रहता है ये। जब वहाँ पर विंटर शुरू होती है ना, सर्दियाँ पड़ती हैं, तो क्या होता है कि ये हमारे इंडिया में उड़कर आ जाता है, वार्मर रीजन्स में आ जाता है। तो राजस्थान के भरतपुर में ये देखे जाते हैं। सुल्तानपुर, हमारे जो हरियाणा में सुल्तानपुर है, वहाँ पर साइबेरियन क्रेन देखी जाती है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड्स हैं, वहाँ पर भी ये साइबेरियन क्रेन देखी जा चुकी है। एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कुछ और पार्ट्स में भी ये देखी जा चुकी है। द साइबेरियन क्रेज स्टेन इन द वार्मर प्लेसेस इन इंडिया, इंडिया के वार्मर प्लेसेस में ये ठहरती है, स्टे करती है फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों के लिए। द साइबेरियन क्रेन फ्लाई बैक टू साइबेरिया, वापस उड़कर चली जाती है। व्हेन द विंटर एंड्स देयर, जब वहाँ पर सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है तो वापस उड़कर साइबेरियन क्रेन चली जाती है। एंड क्लाइमेट बिकम्स फेवरेबल, जब वहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल हो जाता है, सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो साइबेरियन क्रेन वापस चली जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर का क्या मतलब है। अब आपको पता है कि पेपर जो है फॉरेस्ट से ही मिलने वाला एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, जो हमें फॉरेस्ट की हेल्प से ही मिलता है। वो कैसे? पेपर को जो बनाया जाता है वुड पल्प से ही बनाया जाता है। अब वुड पल्प कहाँ से मिलेगा? फॉरेस्ट ट्री से ही मिलेगा हमें। तो पेपर को वुड पल्प की हेल्प से बनाया जाता है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, जो फॉरेस्ट ट्रीज़ के वुड से बनता है वुड पल्प। अब आपको पता है कि इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया गया है, दैट 17 फुल ग्रोन ट्रीज आर नीडेड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। अगर हमें 1 टन पेपर बनाना है तो 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ को काटना पड़ेगा, उनकी कटाई करनी पड़ेगी, तब जाके 1 टन पेपर बनता है। यानी कि हर साल कितने ज़्यादा ट्रीज़ काटे जा रहे हैं हमारी पेपर की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। सो पेपर मेकिंग इज़ अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसलिए डिफॉरेस्टेशन का जो एक इम्पोर्टेंट कारण है वो पेपर मेकिंग भी है। सो वी शुड सेव पेपर टू सेव द फॉरेस्ट ट्रीज, अगर हमें फॉरेस्ट ट्रीज़ को सेव करना है तो हमें पेपर को सेव करना पड़ेगा। इफ़ ईच वन ऑफ अस सेव्स जस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, अगर हम में से हर कोई 1 शीट बचाता है पेपर की, वी कैन सेव मैनी ट्रीज़ इन अ ईयर, तो हम साल में बहुत सारे ट्रीज़ बचा सकते हैं। अब पेपर को कैसे सेव करना है कि दोनों साइड लिखो पेपर के, ब्लैंक स्पेस मत छोड़ो। अगर आपने रफ वर्क करना है तो चौक और स्लेट का यूज़ करो, रीयूज़ करो पेपर का इफ़ पॉसिबल, और जो यूज्ड पेपर है उसका दोबारा से यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज्ड पेपर एनवेलप्स कैन बी रिवर्स्ड इनसाइड आउट एंड यूज्ड अगेन। द टर्म रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स टू प्रोसेस द वेस्ट पेपर। रिसाइकलिंग करना पेपर की, उसका क्या मतलब होता है कि वेस्ट पेपर की प्रोसेसिंग करना, टू मेक न्यू पेपर सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। पेपर का रिसाइकलिंग करने का मतलब है जो वेस्ट पेपर हैं, अब वेस्ट हैं जो पेपर, अब उनकी प्रोसेसिंग करना ताकि वो अब दोबारा से यूज़ किए जा सकें। वेस्ट पेपर से दोबारा से पेपर बनाना, फॉरेस्ट ट्रीज से नहीं, जो वेस्ट पेपर है उन्हीं से दोबारा से पेपर बनाना, तो दैट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड, पेपर को रिसाइकल्ड किया जाता है ओल्ड न्यूज़पेपर से भी किया जा सकता है, मैगजीन्स, बुक्स, नोटबुक्स, पैकेजिंग्स, मटेरियल्स आफ्टर रिमूविंग इंक फ्रॉम देम, उनमें से अगर इंक को रिमूव कर दिया जाए इन सभी में से, तो पेपर को रिसाइकल्ड किया जा सकता है। इफ़ ऑल ऑफ अस कीप ऑन कलेक्टिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर हम कलेक्ट करते रहें ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, नोटबुक्स, पेपर रैपर्स एंड सेंड दैम टू पेपर मिल, और उनको पेपर मिल में भेज दें, इनको कलेक्ट किया इन सभी चीज़ों को और पेपर मिल में भेज दें, कैसे? थ्रू अ जंक डीलर, एक कबाड़ी वाले से की हेल्प से उनको पेपर मिल में भेज दें, तो हम बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रीज़ को बचा सकते हैं कट डाउन होने से। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड फ्रॉम 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़, पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है 5 से 7 बार तक हम रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार यूज़ उसका कर सकते हैं। वी शुड सेव पेपर, पेपर सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए।
बाय डूइंग दिस वी विल नॉट ओनली सेव ट्रीज़, हम ट्रीज़ को ही नहीं बचाएंगे बट हम एनर्जी भी बचेगी, क्योंकि अगर हम पेपर का बार बार यूज़ करेंगे, उन्हें सेव करेंगे, तो जो उनको बनाने में एनर्जी खर्च होती है वो भी बचेगी, वाटर जो खर्च होता है उनको बनाने में वो भी बचेगा, वाटर नीडेड, यानी एनर्जी की भी सेविंग हुई, वाटर की भी सेविंग हुई, और जो हार्मफुल केमिकल्स उनके अंदर डलते हैं वो भी कम फिर डलेंगे उसके अंदर, उनका भी कम यूज़ होगा, तो हार्मफुल केमिकल भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो पेपर को सेव करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं? टू सेव फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन, इससे तो फॉरेस्ट ट्री तो कटने से बच जाएंगे, वाटर भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और साथ ही साथ जो हार्मफुल केमिकल्स की जो अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी जो पेपर मेकिंग में यूज़ होती है। अब हम पढ़ते कि रीफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन क्या था? ट्रीज़ को कट डाउन करना। रीफॉरेस्टेशन ट्रीज़ को दोबारा से लगाना, दैट इज़ रीफॉरेस्टेशन। द आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम का जो आंसर है, सोल्यूशन है, वो क्या है? रीफॉरेस्टेशन है। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया इन विच फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, उस एरिया में दोबारा से ट्रीज़ की प्लांटिंग करना, प्लांट लगाना दोबारा से, जहाँ पर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसे क्या बोला जाता है? रीफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट की कटाई थी, अगर हम फिर से ट्रीज़ को प्लांट करेंगे, लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे? उसे रीफॉरेस्टेशन बोलेंगे। The term reforestation means to cover again with forest by planting new trees. Forest दोबारा से बनाना न्यू ट्रीज लगाकर, दैट इज reforestation. The planted trees should generally be of the same species which are cut down from the forest during deforestation. हमें ट्रीज़ जो प्लांट करने हैं वो जनरली उसी स्पीशीज़ के होने चाहिए थे जो हमने डिफॉरेस्टेशन के टाइम काटे थे। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी एज ट्री एज हैव बीन कट डाउन, हमें कम से कम उतने तो ट्रीज़ लगाने ही चाहिए जितने हमने काटे हैं। हम ज़्यादा नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, जितने आपने काटे हैं कम से कम उतने तो लगाओ, ताकि फ्यूचर में हमारे फॉरेस्ट में सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रीज़ बने रहें। फॉरेस्ट्स आर कॉल्ड ग्रीन वेल्थ ऑफ द कंट्री, हमारी जो कंट्री की ग्रीन वेल्थ वो फॉरेस्ट को बोला जाता है, लेकिन आजकल इन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया जा रहा है हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, यानी कि हमारे ही सेल्फिश बिहेवियर के कारण आज फॉरेस्ट ट्रीज़ को हार्म पहुंचाया जा रहा है, उन्हें डैमेज किया जा रहा है। इफ़ वी हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ, अगर हमने हमारे ग्रीन वेल्थ को रिटेन रखना है, यानी बरकरार रखना है, ग्रीन वेल्थ का मतलब फॉरेस्ट को बरकरार रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज़ इज़ ओनली ऑप्शन। तो नए प्लांट्स को उगाना, प्लांट करना हमारे पास एकमात्र विकल्प है, यानी ओनली द ऑप्शन। रीफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस नेचुरली, रीफॉरेस्टेशन अपने आप प्राकृतिक तरीके से नेचुरली भी हो सकता है। अगर हम डिफॉरेस्टेड एरिया को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो अपने आप वहाँ पर ट्री ग्रो करने लगेंगे, अपने आप वो एरिया फ्लरिश हो जाएगा बाय ग्रोइंग ट्रीज़। तो जो ट्रीज़ की नेचुरल ग्रोथ होती है ऑन अ डिफॉरेस्टेड एरिया, दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, उसे बोला जाता है नेचुरल रिफॉरेस्टेशन, क्योंकि इस रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन बींग्स की कोई दखल अंदाजी नहीं हुई, उनकी कोई हेल्प नहीं ली गई है, नेचुरली अपने आप वो एरिया फ्लरिश करने लगा है, उसे बोला जाता है नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज का मतलब होता है क्या क्या फ़ायदे हैं हमें अगर रिफॉरेस्टेशन होता है, दोबारा से ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है। रिफॉरेस्टेशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, रिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? हमारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स मिलेंगे लार्ज क्वांटिटी में, कच्चा माल मिलेगा, जैसे टिम्बर ट्रेड को वुड मिलेगी, पेपर इंडस्ट्री को लकड़ियाँ ही चाहिए होती हैं वुड पल्प बनाने के लिए, तो इनके लिए तो कच्चा माल है ना ये लकड़ी वगैरह, तो पेपर इंडस्ट्री की भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएगी, टिम्बर ट्रेड के लिए भी सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएंगी, तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल मिलेगा। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में से कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ ही हो जाएगी। तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रीज़ फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग डिक्रीज़ हो जाती है।
रिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज रेनफॉल इन एन एरिया, रिफॉरेस्टेशन के कारण उस एरिया की रेनफॉल में इंक्रीज़ हो जाएगा। रेनफॉल कैसे इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं वो ट्रांसपीरेशन से लीव्स के थ्रू वाटर वेपर्स को एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं, वाटर वेपर्स को रिलीज़ करते हैं। उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन ही बोला जाता है। तो इससे एनवायरनमेंट में वाटर के वेपर्स आ जाते हैं जिसके कारण रेनफॉल होती है। दिस विल रेज ग्राउंड वाटर लेवल, इसके कारण ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि ट्रीज़ होते हैं वो जो रेन वाटर होती है उसे ग्राउंड में परकोलेट करते हैं। एंड प्रिवेंट ड्राउट, इससे क्या होगा? सूखा भी नहीं होगा, जो जिसे ड्राउट बोलते हैं वो भी प्रिवेंट हो जाएगा, वो रुक जाएगा। रिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, रिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और फ्लड्स भी नहीं आएंगी। रिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द एरिया ऑफ अर्थ अंडर फॉरेस्ट, इसके कारण हमारे जो अर्थ का जो एरिया, फॉरेस्ट वाला एरिया, वो इंक्रीज़ होगा, विच इज़ गुड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो हमारी वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ को उनका अपना नेचुरल हैबिटेट मिलता रहेगा, उनसे उनका नेचुरल हैबिटेट दूर नहीं होगा। इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वुड इन फैक्ट्रीज़, जो हमारी फैक्ट्रीज़ में वुड की जो एवर इंक्रीजिंग यानी कि लगातार बढ़ती हुई डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए शेल्टर यानी जो हाउसेस बनाने हैं, फर्नीचर बनाने हैं, उनको वो बनाने के लिए यानी कि हाउसेस बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ में वुड की डिमांड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट ट्रीज़ को काटा जा रहा था। इट इज़ क्वाइट जस्टिफाइड टू कट अ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रीज़ फॉर जेन्युइन डेवलपमेंट पर्पज़। अगर आप जेन्युइन डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए अगर आप ट्रीज़ को काट रहे हो तो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रीज़ को कट डाउन करना ही जस्टिफाइड है, न्यायपूर्ण है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन अगर उसी टाइम पर एन इक्वल नंबर ऑफ न्यू ट्रीज़ शुड बी प्लांटेड टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर एंड अवॉइड अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लेकिन अगर आप ट्रीज़ को काटते हो तो इक्वल नंबर ऑफ न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ताकि नेचर में बैलेंस बना रहे और उसके अनप्लीजेंट जो रिजल्ट्स हैं उनसे भी बचा जा सके। अब हमारे इंडिया में क्या किया फॉरेस्ट को बचाने के लिए? देयर इज़ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया हमारे इंडिया में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। इसका एम क्या था? इसका एम था नेचुरल फॉरेस्ट की कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन, एट द सेम टाइम मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन एंड नियर द फॉरेस्ट। और इसका उद्देश्य ये तो था कि नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए, उन्हें प्रिजर्व किया जाए, साथ ही साथ लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं जो फॉरेस्ट से फुलफ़िल होती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए, ताकि लोगों को भी नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सेस ईजीली मिल पाए।